देखिए, मैंने यहाँ पर एक मीटर सेतु का एक मॉडल बनाया है। इस मॉडल के अंदर मैंने सारी चीज़ों को एक कार्ड शीट से बनाया है और इसके आधार पर हम पूरे प्रयोग को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इसमें ए से लगाकर ये जो मोटी मोटी जितनी भी आपको पत्तियाँ दिख रही है, ये तांबे की मोटी पत्तियाँ होती है। इसका प्रश्न भी आपसे मौखिक में पूछा जाता है कि तांबे की मोटी पत्तियाँ क्यों लगाई जाती है, उसका भी जवाब हम आगे देंगे। यहाँ पर एम और एन सिरे के बीच में हमने ये प्रतिरोध बॉक्स लगाया है, जहाँ से हम कितना प्रतिरोध हमें यूज़ करना है वो यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं। बीच का जो सिरा है, इस सिरे से हमने एक गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट किया है, गैल्वेनोमीटर से एक जोकी को कनेक्ट किया है, जो इस एसी तार को दो भागों में विभक्त करेगी, यानी मीटर ब्रिज जो बनता है उस ब्रिज का काम करेगी। एक्स वाई सिरे के बीच में एस यानी अज्ञात प्रतिरोध लगाया है, जिसका हमें प्रतिरोध ज्ञात करना है या विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करना है। यहाँ पर ए और सी सिरे के बीच में हमने एक लेकलांशी सेल कनेक्ट किया है। लेकलांशी सेल का प्लस सिरा ए से जोड़ा है, माइनस सिरा कुंजी के साथ कनेक्ट करके हमने सी सिरे से जोड़ दिया है। ए और सी सिरे के बीच में 1 मीटर लंबा एक तार लगा होता है और ये 1 मीटर लंबा तार हमने यहाँ पर लगाया है। मैंने यहाँ पर प्रतीकात्मक रूप से एक स्केल रख दी है और इसको हमने 100 भागों में डिवाइडेड मान लिया है। यहाँ से 25, 50, 75 और 100। अब इस पर विभिन्न प्रश्नों को हम किस तरह से हल करेंगे, मौखिक प्रश्न क्या होते हैं, प्रयोग कैसे होता है, सारे बिंदुओं को हम समझेंगे। जब हम यहाँ पर कोई निश्चित प्रतिरोध लगा देते हैं, 1 ओम, 2 ओम, 5 ओम, 10 ओम, जो भी हो, उसके बाद ये जोकी का जो पॉइंट उठाया हमने एक सिरे पर, तार के एक सिरे पर लगाएंगे तो ये धारामापी किसी एक दिशा में विक्षेप देगा। उसके बाद इसको इस सिरे पर ए के पास में लगाएंगे, धारामापी दूसरी दिशा में विक्षेप देगा, यानी धारामापी में बीच में शून्य होता है, इधर रीडिंग्स होती है, इधर रीडिंग्स होती है, यानी बीच में शून्य आएगा। यदि इधर लगाने पर एक दिशा में विक्षेप आए और यहाँ लगाने पर यदि एक दिशा में विक्षेप आए तो हमें समझ लेना चाहिए कि हमने जो कनेक्शन किए हैं, जो वायर लगाए हैं, जितनी भी चीज़ों को हमने कनेक्ट किया है वो सभी सही हैं। अब निश्चित प्रतिरोध लगाने के बाद हम इसको सेट करेंगे धीरे 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 धीरे। माना कि हम बी बिंदु पर आए और ये धारामापी शून्य विक्षेप देता है, अर्थात ये बी बिंदु पर जो लंबाई है ये लंबाई हम नोट कर लेंगे। उदाहरण के तौर पर अगर हम समझें तो ये 50 और यहाँ 75 है, तो ये 60-62 के करीब ये हमारी रीडिंग आ जाएगी और इस रीडिंग को हम नोट कर लेंगे। अब इससे संबंधित मौखिक प्रश्न जो जितने भी होते हैं उन मौखिक प्रश्नों को हम यहाँ पर समझेंगे। जब हम आंसर निकालते हैं तो सूत्र है हमारा एस बराबर, यानी एस यानी अज्ञात प्रतिरोध, आर यहाँ जो हमने प्रतिरोध बॉक्स के अंदर जो प्रतिरोध लगाया वो 100 माइनस एल, ये जो हमने एल निकाला था उसको 100 में से घटा देंगे और एल से उसको भाग लगा देंगे, तो ये एस की वैल्यू यानी इस प्रतिरोध का मान हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। फिर इस प्रतिरोध की लंबाई त्रिज्या निकालकर विशिष्ट प्रतिरोध का हम सूत्र लगाकर कर सकते हैं। इधर बी से इधर का सिरा ये पी हो जाएगा हमारा और बी से इधर का क्यू हो जाएगा, आर ये है सही, एस है सही, यानी मीटर ब्रिज का जो सिद्धांत है P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S, वो फार्मूला यहाँ पर फॉलो हो जाएगा। अब हम विभिन्न मौखिक प्रश्नों को हम यहाँ समझने का प्रयास करते हैं कि मौखिक प्रश्न इससे संबंधित कौन कौन से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न बनता है आपका मीटर सेतु क्या है। तो मीटर सेतु वह उपकरण है जिसकी सहायता से अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जा सकता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, इसे मीटर सेतु क्यों कहा जाता है। तो इसे मीटर सेतु इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर 1 मीटर लंबा तार यूज किया जाता है, इसलिए इसे मीटर सेतु कहा जाता है। और यह व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित है। तो व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत क्या है, तो व्हीटस्टोन सिद्धांत का सेतु का सिद्धांत है P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S, यानी 4 भुजाएं हैं और चारों भुजाओं में अनुपात जो है P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S। हमारे यहाँ पर इस प्रयोग में 4 प्रतिरोध कौन कौन से हैं, तो हमारी जो भुजा है ए बी ये प्रतिरोध हो गया आपका P, बी सी ये हो गया Q, एक्स वाई के बीच में है S और एम एन के बीच में है R प्रतिरोध। ये हमारे 4 प्रतिरोध हैं। अगला प्रश्न है, संतुलन की अवस्था में धारामापी में विक्षेप शून्य क्यों हो जाता है। जब हम संतुलन कर लेते हैं तब यहाँ पर शून्य विक्षेप क्यों आता है, ये पूछा जाता है। क्योंकि इस स्थिति में V और D का विभव बराबर हो जाता है।
बी और डी का जो विभव है वो क्या हो जाता है, यहाँ पर बिल्कुल बराबर हो जाता है, इसलिए शून्य विक्षेप की स्थिति हमें प्राप्त होती है। और ये जो हमारा पॉइंट है, ये पॉइंट है हमारा डी पॉइंट, ये वाला पॉइंट है हमारा डी पॉइंट। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा जाता है, सेल और धारामापी की स्थिति बदल देने पर सेतु के संतुलन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि सेल और धारामापी को यदि बदल दिया जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उससे कोई चेंज नहीं आएगा। संयोजन ठीक है या नहीं, इसका पता कैसे लगाएंगे, तो हमने पहले बता दिया आपको कि जोकी को यदि हम एक सिरे पर लगाएंगे तो विक्षेप एक दिशा में आएगा, दूसरे सिरे पर लगाएंगे तो दूसरी दिशा में आएगा। अगर ये नहीं होता है, दोनों ही स्थिति में यदि एक ही दिशा में विक्षेप आता है, इसका मतलब हमारा परिपथ सही नहीं है। अगर दोनों दिशा में विक्षेप दे रहा है तो हमारा परिपथ सही है। मीटर सेतु का जो ये तार हमने बनाया यहाँ पर, ये तार किस पदार्थ का बना होता है, तो मीटर सेतु का तार मैग्नीन या कांस्टेंटन का बना होता है। अगला प्रश्न होता है कि क्यों इनका ही क्यों बना होता है, क्योंकि इनका विशिष्ट प्रतिरोध अधिक होता है। मैग्नीन और कांस्टेंटन का विशिष्ट प्रतिरोध बहुत अधिक होता है और ताप परिवर्तन से इनके प्रतिरोध में बहुत कम वेरिएशन आता है, इसलिए मीटर ब्रिज का तार मैग्नीन या कांस्टेंटन का यूज किया जाता है। इस प्रयोग में हमने लेक्लांसी सेल का प्रयोग किया है, तो हम लेक्लांसी सेल का ही प्रयोग क्यों करते हैं, क्योंकि इस प्रयोग में हमें लगातार विद्युत धारा की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए हम यहाँ पर लेक्लांसी सेल का प्रयोग करते हैं। क्या लेक्लांसी सेल के स्थान पर हम संचायक सेल का प्रयोग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं संचायक सेल का प्रयोग, लेकिन उसमें अत्यधिक धारा प्रवाहित होगी, जिससे मीटर सेतु का जो तार गर्म होगा और गर्म होने पर कहीं न कहीं ये हमारे प्रतिरोध पर प्रभाव डालेगा। मीटर सेतु में संतुलन बिंदु को तार के मध्य में यानी इतने एरिया में ही प्राप्त करना चाहिए, ऐसा क्यों कहा जाता है, ऐसा इसलिए कहा जाता है कि व्हीटस्टोन सेतु की सुग्राहिता सबसे अधिक तब होती है जबकि चारों भुजाओं के प्रतिरोध एक ही क्रम के हो, उनका रेशियो बिल्कुल एक जैसा हो, तो हमें सुग्राहिता अच्छी प्राप्त होती है। अतः संतुलन बिंदु यहाँ पर लगभग बीच बीच में ही प्राप्त हमें करना चाहिए। अगला प्रश्न में जो मैंने स्टार्ट में बताया था कि ये जो पत्तियां लगाई है तांबे की मोटी, देखो चौड़ी चौड़ी पत्तियां लगाई है हमने यहाँ पर, तो ये चौड़ी मोटी पत्तियां मोटी भी होती है और चौड़ी भी होती है। ये क्यों यूज की जाती है, इसका कारण है नंबर 1 तांबा यूज किया, तो तांबा मोटी पत्तियां प्रतिरोध इनका लगभग न के बराबर या यूं कह सकते हो शून्य हो जाता है, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है। क्या ये तार 1 मीटर लेना आवश्यक है, ऐसा भी कोई आवश्यक नहीं है कि 1 मीटर हो, लेकिन 1 मीटर लेने में हमें ज़्यादा सुविधा होती है, इसलिए 1 मीटर लेना चाहिए। अगला प्रश्न है कि जो जोकी है इसको इस तार पर रगड़ रगड़ कर नहीं चलाना चाहिए, रगड़ रगड़ कर नहीं चलाना चाहिए। ये कई बार और ये अक्सर प्रश्न पूछा ही जाता है कि रगड़ कर क्यों नहीं चलाना जाता है, और थ्योरेटिकल प्रश्न में भी ये पूछा जाता है। तो इसलिए नहीं रगड़ना चाहिए कि जहाँ जहाँ से आप इसको रगड़ोगे वहाँ पर ये जो मैग्नीन का तार है वहाँ पर इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कम हो जाएगा। कम होने से वहाँ प्रतिरोध बढ़ेगा और हम उचित परिणाम प्राप्त नहीं कर सकते, या यूँ कह सकते हैं कि तार की प्रति एकांक लंबाई का प्रतिरोध जगह जगह पर परिवर्तित हो जाएगा। संतुलन बिंदु के निकट जो स्थिति प्राप्त करते हैं वो हमने कहा एक मध्य में ही प्राप्त करना चाहिए। विशिष्ट प्रतिरोध क्या है, ये भी इसमें प्रश्न पूछा जाता है। तो किसी पदार्थ के इकाई अनुप्रस्थ काट और इकाई लंबाई के तार के प्रतिरोध को उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। जैसे आपने जवाब दिया तो आपसे अगला प्रश्न पूछा जाएगा कि विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या है, तो इसका मात्रक है ओम मीटर। अगला प्रश्न है एक ही पदार्थ के बने मोटे व पतले तार में किसका विशिष्ट प्रतिरोध अधिक होगा। इस प्रश्न को हमेशा ध्यान से सुने और जवाब ध्यान से ही दिया करें। एक ही पदार्थ के बने मोटे एवं पतले तार में किसका विशिष्ट प्रतिरोध पूछा है, तो विशिष्ट प्रतिरोध दोनों का एक समान होगा, क्योंकि विशिष्ट प्रतिरोध का परिभाषा के अनुसार हमने कहा इकाई अनुप्रस्थ और इकाई क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। इसलिए चूंकि दोनों का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल और इकाई है, इसलिए यहाँ पर वो दोनों का सेम होगा। किसी चालक की लंबाई बढ़ाने पर उसका विशिष्ट प्रतिरोध किस प्रकार प्रभावित होगा, तो लंबाई बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध अपरिवर्तित रहेगा।
क्योंकि विशिष्ट प्रतिरोध चालक के पदार्थ पर निर्भर करता है, उसकी आकृति या आकार पर निर्भर नहीं करता है। ये पूरा प्रश्न मैंने एक मॉडल के रूप में डेमो के साथ आपको समझाया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपने साथियों को जरूर बताएं। ओके, थैंक यू, जय जिनेंद्र।